कि ज्योतिष पर मतलब बहुत लोग कहते हैं अंधविश्वास है। मेरा मानना है ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है, एक साइंस है। इस साल क्यों इतनी बारिश हुई, किसी ने इस बात को सोचा ही नहीं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो बारिश तो उसी तरीके की कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ओवरऑल तो बारिश का जो परसेंटेज रहता है वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी साल बहुत ढेर सारी बारिश हो गई। आपने जैसे मान लिया कह दिया कर्क राशि वालों के लिए ये चीज़ें, तो ये तो बड़ा आसान सी चीज़ है। 12 राशियाँ हैं, कोई एक राशि को अच्छा होगा तो ये तो बड़ा आसान सा होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है वो सिंह राशि वाला एक का तो बढ़िया हो रहा है, एक का खराब हो रहा है। बिहार में क्या आपका आकलन है ज्योतिष के आधार पर? मैं बिहार में बता देता हूँ। बिहार में एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आएगी, बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी 75 से 80 के बीच में। लेकिन सवाल ये है कि कैलकुलेशन आपने किया कैसे? मतलब एक होता है कि हमने सुना और हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई यहाँ ये होगा, अपना देख के बता दिया। हमें ज्योतिष के आधार पर बताइए कैसे आप इस नंबर पर पहुंचे। नमस्कार, न्यूज स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य से, पंडित अरविंद तिवारी जी से, और उनसे समझेंगे कि आखिरकार ज्योतिष क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्या वजह है कि भारतीय ज्योतिष की धाक दुनिया भर में जमी हुई है। तो पंडित अरविंद तिवारी जी, आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे जो दर्शक इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अरविंद जी, जब हम बात करते हैं भारतीय ज्योतिष की, बहुत से लोग कहते हैं, तरह तरह के किस्से सुनाते हैं कि एक राजा था और ज्योतिष से आया कि साहब आप तो जो है ये हो जाएगा, खराब है कुंडली, आपके साथ ये होने जा रहा है। तो राजा ने कहा अच्छा तेरा क्या होगा, तेरा भविष्य कैसा है? उसने कहा 100 साल जीऊँगा। तो तुरंत तलवार निकालता है और गर्दन उड़ा देता है। फिर लोगों से कहता है देखो इसको अपने क्षण के बारे में पता नहीं था और दुनिया की बात कर रहा है। तो इस तरीके के किस्से कहानियां हैं जो तमाम चीज़ें हैं ज्योतिष को लेकर बोली जाती हैं कि ज्योतिष पर मतलब बहुत लोग कहते हैं अंधविश्वास है, कि ये अंधविश्वास है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जो है आप भरोसा करें। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ज्योतिष, मेरा मानना है ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है, एक साइंस है। आज के दौर में तो कई यूनिवर्सिटीज़ में ज्योतिष एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। ख़ासतौर से मैं चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी रहा तो वहाँ ज्योतिष पढ़ाने जाता था। एमए एस्ट्रोलॉजी की 10 सीटें होती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे 10 सीटों पे प्रवेश ऐसे नहीं देते, आपकी कुंडली देख के प्रवेश वहाँ दिया जाता है कि क्या वाकई में आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, आपकी कुंडली में योग हैं कि एक सफल एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। आप देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेके बनारस हुआ, प्रयागराज हुआ, आज जिसको इलाहाबाद, जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, ग्वालियर यूनिवर्सिटी है, भोपाल जहाँ का मैं निवासी हूँ, मध्य प्रदेश संस्कृत संस्थानम है। तो वहाँ विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है। अच्छा, प्राचीन काल में भी विज्ञान था। देखिए आज जितने भी अंग्रेज हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, जिन्होंने कहा जाता है गैलीलियो ने पहली बार अपने टेलीस्कोप से देखा कि प्लेनेट कितना बड़ा है। हमारे यहाँ तो बरसों बरस 5000 से लेकर 50,000 सालों तक हर प्लेनेट के बारे में लिखा गया। राहु क्या होता है, केतु क्या होता है, शनि क्या होता है, ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों का प्रभाव क्या है, ये सब लिखा गया। कौन सा ग्रह गोल है, किसके, इवन आप देखिए कि चंद्रमा के बारे में कितना लिखा गया, जिसको आज के साइंस ने प्रूव भी किया कि भाई चंद्रमा के कारण ज्वारों भाटा आता है, समुद्र जो है हिल जाता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 90% पानी से बना हुआ है, इसलिए चंद्रमा आप पे तुरंत इम्पैक्ट करता है। जैसे लेकिन साइंस तो कहता है कि भाई आपका तो उतना वजन ही नहीं है, आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट निग्लिजिबल भी नहीं कहा जा सकता है। तो साइंस का कहना है कि आप पर क्या निग्लिजिबल इफेक्ट भी नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि चंद्रमा का असर जो है, समंदर तो एक लूज बॉडी है, एक बड़ा वो है, मतलब मात्रा है जिसको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे वो खींचता है, लेकिन आपके अंदर तो बड़ा मामूली भी फर्क नहीं है, ऐसा कहना है लोगों का। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। देखिए अभी वर्तमान में हम लोग आज बात करें अघन मास यानी मार्ग शीर्ष का महीना है और कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज से कोई 7 दिन बाद, 8 दिन बाद अमावस्या आएगी, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से कंजक्ट करेंगे, माने एक दूसरे से युति बनाएंगे, साथ साथ आ जाएंगे। साथ साथ आ जाएंगे। तो आप देखिए कि चंद्रमा और सूर्य के जो सकारात्मक प्रभाव हैं, दोनों एक दूसरे में मिक्सड अप हो जाते हैं।
तो अमावस्या पे आप कोई भी पूजा पाठ करके देख लीजिए। उदाहरण के तौर पे हम लोग चूँकि ब्राह्मण हैं इसलिए पूजा पाठ की बात ज़्यादा करते हैं। अमावस्या पे ही क्यों इतना ज़्यादा हवन और यज्ञ होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को प्रतिफल मिलता है। इसके बाद एक और तिथि बताता हूँ, पूर्णिमा, फुल मून, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, एक दूसरे के सामने होते हैं, तो आप देखेंगे पूर्णिमा वो तिथि होती है जिसके आसपास लोगों की मानसिक अवस्था बदल जाती है, पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, तनाव उत्पन्न होता है। 90% लोग सुसाइड जो करते हैं वो पूर्णिमा के आसपास करते हैं। इसको साइंस ने प्रूफ किया हुआ है, आप पढ़ें। वेस्ट में आप जाएंगे तो आप वहाँ पे पढ़ें। मैं कुछ पाश्चात्य ज्योतिष की बात कर लेता हूँ। आपने चूँकि बात की, चूँकि हमारे यहाँ कोई भी उदाहरण आप जब तक विदेशों से उठा के ना दो तब तक उसको माना ही नहीं जाता कि ये वाकई में सच है। देखिए हमारे यहाँ तो जिसको हम कहते हैं निर्णय पद्धति है, जिसमें हम लोग बात करते हैं 0 से 30 डिग्री के बीच में। विदेश में आप चले जाइए, पूरा 0 से 360 डिग्री, कौन सा प्लेनेट कितने डिग्री पे चलेगा, विदेशों के बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं उन्होंने लिखी हुई हैं। 0 से 360 डिग्री एक प्लेनेट, तो आप सोचिए उसके कितने वॉल्यूम होंगे। 360 तो एक ही ग्रह के वॉल्यूम हो गए। अब हमारे यहाँ बात की जाती है कहाँ तक, सूर्य से लेकर हम लोग बात करते हैं राहु और केतु तक, लेकिन वहाँ पर 3 प्लेनेट और भी पड़े जाते हैं जिसको बोलते हैं हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो। उनके बारे में भी लिखा है। हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष में हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जैसे फॉरेन में अभी पूरे दुनिया में जो अभी परिवर्तन हुआ, ख़ासतौर से आपने देखा क्लाइमेटिक चेंज जो हुआ जिसके कारण अतिवृष्टि हुई। तो अतिवृष्टि के बारे में आप देखिए कि आप हिंदुस्तान में किसी भी पॉडकास्ट को देख लीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को देख लीजिए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। शनि वक्री हो गया, शनि मीन राशि में पहुंच गया, गुरु मिथुन राशि में अतिचारी हो गए, उसके कारण ना। प्लेनेट को पढ़ना सीखिए। हमारे यहाँ प्लेनेट, हमारे यहाँ जो भारतीय पंचांग है उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। कैसे उसको जानेंगे, कैसे आम जनता कैसे समझे, मैं उसको आम जनता के हिसाब से बताऊँ। उदाहरण के तौर पर आप बात करिए, हमारा जो पंचांग बनता है, जब चैत्र मास की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा आती है, उस दिन जो दिन होता है उस दिन के हिसाब से जो ग्रह उसका स्वामी होता है वही राजा होता है। फिर पूरा मंत्रिमंडल बनाया जाता है, कौन मंत्री होगा, कौन वर्षा का देवता होगा, कौन कृषि का देवता होगा, इस प्रकार से नवग्रहों को जिम्मेदारी दी जाती है। फिक्स्ड है हमारे यहाँ। अब क्या हुआ, इस साल क्यों इतनी बारिश हुई, किसी ने इस बात को सोचा ही नहीं। और आप देखिए कि अभी तक बारिश हुई, दीपावली तक ही क्यों बारिश हुई। तो ये वैज्ञानिक शोध का विषय है, लोग पढ़ना नहीं चाहते। कारण बहुत सिंपल है, इस साल का राजा भी मंत्री, राजा भी सूर्य, मंत्री भी सूर्य और बारिश का देवता भी सूर्य। तो ये तो आप भारत की बात कर रहे हैं। ना, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो बारिश तो उसी तरीके की, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ओवरऑल तो बारिश का जो परसेंटेज रहता है वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी साल बहुत ढेर सारी बारिश हो गई। अब मैं आपको वही उसी पे ला रहा था। देखिए फॉरेन, मैंने भारतीय ज्योतिष और पाश्चात्य ज्योतिष में एक और चीज़ है, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि प्लूटो का इम्पैक्ट पड़ रहा था। प्लूटो पहली बार जो है इतना इम्पैक्टफुल हुआ कि आप भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, इस बार पूरी बारिश प्लूटो के कारण हुई है। प्लेनेट है, लोग पढ़ना नहीं चाहते। नहीं, लेकिन प्लूटो का तो आपके ज्योतिष में जिक्र ही नहीं है। नहीं, लेकिन हम देखिए, हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम पूरा अंतरिक्ष को रोज़ देखते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ मूलतः सभी लोग पंचांग पे काम करते हैं, क्योंकि पंचांग में जो लिखा जाता है, बनारस का पंचांग हुआ, उज्जैन का हुआ, जो जहाँ जहाँ पर वेदशालाएँ हैं तो वहाँ पे पंचांग लिखने की प्रथा है। हमारे यहाँ मूलतः पंचांग 100 साल का एक बार में बना दिया जाता है, उसमें हर साल की कॉपी करके हम हर साल का पंचांग बना लेते हैं, ग्रहों की गणना के आधार पे होता है। आजकल बहुत सुंदर सुंदर से वो आ गए हैं मोबाइल के ऐप। तो एक इंडियन स्काई मैप आता है, गूगल पे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप उसमें रोज़ जाकर कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, नक्षत्र क्या होता है, एक तारा समूह होता है अलग अलग। जैसे आज उदाहरण के तौर पे हम बात कर रहे हैं, चंद्रमा इस समय कहाँ है, इस समय चंद्रमा चल रहा है पुष्य नक्षत्र में, कल पहुँचेगा अश्लेषा में। तो हर नक्षत्रों का समूह होता है, और हर नक्षत्र से जब वो होकर निकलता है तो उसके अपने इम्पैक्ट होते हैं।
नहीं, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी की आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि पृथ्वी सेंट्रिक, मतलब अर्थ सेंट्रिक जो कन्फिग्रेशन है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि पूरा का पूरा अंतरिक्ष या ब्रह्मांड वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, कोई ना कोई नक्षत्र दिखेगा ही, और उसका क्या इम्पैक्ट आ जाएगा, जो अगर हम इम्पैक्ट किस तरीके से आता है, ये मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो क्या होता है, कोई भी प्लेनेट किसी भी नक्षत्र से होकर गुजरता है, तो हमारे यहाँ, चूँकि मैं एक अखबार में रोज़ राशिफल लिखता हूँ, तो हमारे यहाँ जो रोज़ के दैनिक राशिफल लिखे जाते हैं वो किस आधार पर लिखे जाते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर किस समय मूवमेंट पे होता है। ये वैज्ञानिक चीज़ है, इसमें कोई जो है अंधविश्वास वाली चीज़ नहीं है। केवल चंद्रमा को आधार बनाकर, चूँकि हमारे यहाँ पूरा पंचांग चंद्रमा के आधार पर है, और रोज़ का जो राशिफल है, जैसे उदाहरण के तौर पर आज चंद्रमा कर्क राशि में, तो हम क्या कहेंगे, आज कर्क राशि वालों का दिन बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज बढ़िया रहेगा। माने ये कर्क राशि वालों के लिए जनरल 5-6 लाइन लिखी जाती हैं, जिनमें से कोई ना कोई चीज़ पंच ज़रूर होगा। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसे की आवक होगी। कारण एक और है, इस समय जुपिटर यानी जो गुरु महाराज हैं वो भी कर्क राशि में घूम रहे हैं। तो आज चंद्रमा और गुरु का कंजक्शन है, जिसको हमारे यहाँ आम भाषा में कहा जाता है गज केसरी योग बना हुआ है। तो आज गज केसरी योग है, तो कर्क राशि वालों की बल्ले बल्ले है। लेकिन वहीं आप आ जाएं, कर्क राशि से 12वीं राशि यानी सिंह राशि है, समय खराब है, व्यर्थ का खर्च होगा, परेशानी होगी, अनावश्यक परेशान होंगे। तो 12 राशियों का पूरा राशिफल ग्रहों के आधार पर लिखा जाता है। वाकई में कोई राशिफल लिखता है और पंच लाइन, ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना राशिफल देख के घर से ना निकलता, चाहे वो टीवी पे देखे, अखबार में देखे, ऐप में देखे या किसी भी माध्यम से पढ़े। मैंने इसमें बड़ी महारत हासिल करी, चूँकि 24 साल दैनिक जागरण में लिखा राशिफल। इवन और भी मेरे पड़ोस के अखबार थे, तो उनमें अलग अलग नामों से लिखता रहा। जहाँ एस्ट्रोलॉजर चले गए तो उनके नाम से भी लिखा। मेरे यहाँ अलग लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ पंच लाइन लगभग वैसी है। ये लिखने का एक तरीका होता है, जो कि अखबार में लिखा, बहुत साल लिखा। सर एक और चीज़ हम समझना चाहते हैं। बोलिए। आपने जैसे मान लिया कह दिया कर्क राशि वालों के लिए ये चीज़ें, तो ये तो बड़ा आसान सी चीज़ है। 12 राशियाँ हैं, कोई एक राशि को अच्छा होगा तो ये तो बड़ा आसान सा होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है वो सिंह राशि वाला, एक का तो बढ़िया हो रहा है, एक का खराब हो रहा है। नहीं, अब उसमें तिवारी साहब सबसे बड़ी चीज़ होती है, ये तो जनरलाइज प्रेडिक्शन होते हैं चंद्रमा के आधार पर। लेकिन यदि आप उदाहरण के तौर पर मुझे आपकी कुंडली देखना पड़े, तो आपकी कुंडली डिसाइड होती है आपके जन्म लग्न से, जिसको हम यदि कहें तो आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, मेडिकल वर्ड यूज़ करें। लगन यानी नेटल, इंग्लिश में नेटल कहा जाता है, हिंदी में लगन कहा जाता है। 12 लग्न होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं, और 12 राशियों में आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह चल रहा है, तो उनको देखकर आपके बारे में भविष्यवाणी या प्रिडिक्ट किया जाता है। प्रिडिक्ट, देखिए मैं मैथ्स का विद्यार्थी रहा, एमएससी मैथमेटिक्स किया, तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सी चीज़ आती थी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कि इसके कितने कॉम्बिनेशन होंगे, कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे और किस तरह से। देखिए मैं आज एस्ट्रोलॉजी में सफल क्यों हूँ, मुझे जो लगता है कि मैं एक मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट बहुत तेज़ है, तुरंत कुंडली पढ़ लेता हूँ। लोगों को उसको लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़। आपने ज्योतिष में सुना होगा काल सर्प दोष, काल सर्प योग, दो अलग अलग चीज़ें है एक ही चीज़। अब आप कल्पना करिए कि एक कुंडली में कितने प्रकार के काल सर्प दोष होते होंगे, सोच के देखिए आप, एक अंदाज लगाइए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, एक अंदाज लगा के बताइए कितने। मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी एक कोई नंबर तो बोलिए, कोई भी नंबर। मैंने आपको बोल दिया 1 लाख तरीके के। नहीं, 1 लाख तरीका तो नहीं होता। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं तो मैंने 1 लाख बोल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि मूलतः बेसिकली होते हैं 16 तरीके के, लेकिन 5685 तरीके के कॉम्बिनेशन उसमें बनते हैं, जिसको आप किसी भी तरह से जोड़ लीजिए। तो दुनिया की ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिसमें काल सर्प दोष ना होता हो या काल सर्प योग ना बनता हो। हमारे यहाँ आज से कोई 40 साल पहले तक तो केवल सर्प दोष की बात होती थी, बाद में चूंकि ये चीज़ इन्वेंट करी है। सर एक और चीज़, जब काल सर्प योग की आप बात करने लगे तो मुझे एक और किस्सा याद आ गया। आप पूछे। काल सर्प योग, वो भी मध्य प्रदेश का किस्सा था, जहाँ पर जो है कुंजीलाल ने डिक्लेयर कर दिया कि साहब हमारी तो मौत होने जा रही, काल सर्प योग है और मैं फला दिन को मर जाऊंगा। और बड़े बड़े चैनल, मतलब लीडिंग चैनल वो भी लग गई कि मरने जा रहा है, कैसे होगा, और चर्चा होने लगी काल सर्प योग।
ये बहुत पुरानी बात नहीं है। नहीं, मुझे लगता है दशक भर हुआ होगा, मुश्किल से 20 साल पुरानी घटना है। और मैं आपको और बता ऐसी चीज हुई जिसमें पता चला करवा चौथ वाले दिन आया और कहे नहीं साहब हमारा काल सर्प योग खत्म हो गया, पूरा ड्रामा हुआ। तो जो बोला जाता है एक्चुअल में चीज़ें हैं नहीं, और लोग कैलकुलेट कर रहे थे नहीं नहीं ये तो जो है ये तो मर जाएगा, कोई कह रहा नहीं मरेगा। चर्चा हो रही पूरे देश भर के अंदर, जगह जगह कुंजी लाल जो है हम कहते हैं मास्टर की बन गए थे हर जगह। और ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि ज्योतिष का जो है एकदम पजामा उतारने की जो चीज़ हुई थी वो कुंजीलाल वाले केस से हुई थी, ये मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ना, मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट कहूँगा। कुंजीलाल ने ये कहा था काल सर्प दोष के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। उसने ये कहा था ये चूँकि मध्य प्रदेश की घटना है, बैतूल ज़िले की घटना है, और पूरी दुनिया भर के टेलीविज़न वालों ने लाइव उसको दिखाया। और उसमें उसने ये कहा था कि मुझे एक स्वप्न आया है, मंदिर में बैठा हुआ हूँ, कि मेरी मृत्यु इसी मंदिर की चौखट पे होगी और मेरी मृत्यु सांप के काटने से होगी। सांप आएगा, सांप काटेगा और वो मरेगा। तो वो कुंजीलाल नहीं मरा। कुंजीलाल ने उसको एक स्टंट के रूप में लिया। लेकिन ज्योतिष एक कुंजीलाल के कहने भर से ख़त्म नहीं होता। मेरी भविष्यवाणी मेरे फेसबुक पेज पे पिछले मेरे ख्याल से 2003 से तो मैंने जागरण में लिखना शुरू किया। जो आज के दौर पे आपको अलग चैनल पे मिलता होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी शुरुआत मैंने की थी। ये हेडिंग मेरी है। अच्छा। आप दैनिक जागरण मध्य प्रदेश के 2003 से लेके 2025 तक के अखबार उठा लीजिए। ज्योतिष का एक पेज हम लोग बनाते थे जिसमें बाकायदा लिखा करते थे। अब उस ज़माने में मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था उमा श्री भारती वर्सेस दिग्विजय सिंह का। तो मैंने ही प्रेडिक्ट किया था कि उमा श्री भारती मुख्यमंत्री बनेंगी और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं अभी भी एक पॉडकास्ट में इसको बोल के आया हूँ आज से कुछ दिन पहले। अभी बिहार चुनाव को लेके ही मैंने बात भी करके आया कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, इसमें मेरी महारत है। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन तो मेरे अद्भुत हैं। जैसे कमलनाथ जी जिस दिन शपथ ले रहे थे मैंने उसी दिन लिखा, कोई अखबार छापने वाला नहीं था, तो मैं जिस छोटे अखबार का संपादक था, मैं एक छोटे से कॉलम में लिख दिया कि 18 महीने के अंदर इनकी सरकार गिर जाएगी। जब वो वायरल हुआ, पूरे देश में वायरल हुआ, तो उन्होंने कहा कौन है पंडित अरविंद तिवारी। तो मेरे को फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया कि पंडित जी इसका कोई तोड़ बता। पंडित जी अब बताइए, जब आप बात कर ही रहे हैं तो बिहार में क्या आपका आकलन है ज्योतिष के आधार पर? मैं बिहार में बता देता हूँ। बिहार में एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आएगी, बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। 75 से 80 के बीच में भारतीय जनता पार्टी, बल्कि हो सकता है 80 प्लस भी सीटें जीते। भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, हालांकि 101 सीटों पर लड़ रही है वो। और मुझे लगता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल भी नीतीश भाई 40 से 45 सीटें जीतेंगे वहाँ पे। उनके जो राजकुमार हैं चिराग पासवान जी, 12 से 16 सीटें उनको जीतना चाहिए। उसके बाद दोनों आरएलएसपी और जीतन राम मांझी दोनों मिला के 6-6 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 7 से 8 सीटें दोनों मिल के लेके आएंगे। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी 135 प्लस सीटें लेके बिहार में आ रही है और इस प्रकार से वहाँ एनडीए की सरकार बन रही है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं कहने वाले कि इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, दावे करते हैं कि साहब ये लिख के ले लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि कैलकुलेशन आपने किया कैसे? मतलब एक होता है कि हमने सुना और हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई यहाँ यहाँ ये होगा, अपना देख के बता दिया। हमें ज्योतिष के आधार पर बताइए कैसे आप इस नंबर पर पहुँचे? सर, इसको करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। हम लोग क्या करते हैं, 3 महीने पहले से तैयारियां करते हैं। जैसे मैंने जितने भी आज तक प्रेडिक्शन किए, मेरे ख्याल से 2019 का तो जो प्रेडिक्शन मैंने लिखा था सीट बाई सीट एनडीए का, खासतौर से बीजेपी का, 303 सीटें लिख के दी थी। और एक बड़े चैनल के पत्रकार मेरे साथ बैठे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा, पंडित जी ये बात हुई थी मार्च की और इलेक्शन का रिज़ल्ट आया जून में, और जो लिखा वो हुआ। उसमें हम लोग तैयारी कैसे करते हैं, एक मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि जैसे उदाहरण के तौर पर 233 या 230 विधानसभाएं हैं एक स्टेट में, तो एक स्टेट में कौन कौन कितने प्रत्याशी वहाँ पर उतारे हुए हैं, तो हर प्रत्याशी की हम लोग जानकारी लोकल उससे उठाते हैं
इंटरनेट से उठाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी विधानसभा, अभी चूँकि मेरे पास इस समय डाटा नहीं तो आपको एक एक विधानसभा का बता देता कि कौन सी विधानसभा में कौन जीतेगा। मतलब प्रत्याशी की कुंडली आप देखते हैं? हाँ, उसकी कुंडली हम लोग चेहरे से बनाते हैं। अच्छा, चेहरे से? हाँ, ये मेरा एक स्पेशलाइजेशन है। अच्छा। तो हम लोग चेहरे से बना लेते हैं। ज्योतिष में एक सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें आपका माथा, आपकी आंखें, आपकी नाक, आपके कान, तो इससे एक मोटा मोटा हमको अंदाज लग जाता है चेहरे पे, चूँकि लग्न और राशि बनी होती है तो वो हम लोग निकालते हैं। मतलब किसी का भी चेहरा देख के आप लग्न और हाँ, राशि बता सकते हैं? बताया जा सकता है, लेकिन अभी हम अपने इस नहीं, पे वैसे हम जानना बिल्कुल चाहते बिल्कुल आसान काम है ये, हमारे यहाँ ज्योतिष में सिखाया जाता है। नहीं, प्रोफेसर यही है इस तरीके की। तो अब हम क्या करते हैं कि भाई 3 प्रत्याशी हैं, 4 प्रत्याशी हैं प्रमुख पार्टी के। सबसे पहले तो प्रमुख पार्टी की कुंडली बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर कौन सी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कुंडली है, किस तारीख को वो एस्टेब्लिश हुई, कितने बजे हुई, उसके क्या बेसिक फीचर हैं, तो वो बना लिया हमने। उस पार्टी को लीड कौन कर रहा है? उदाहरण के तौर पर आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की उससे जानी जाती है, तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली हमारे पास है, ओरिजिनल, वो नहीं जो 8 तारीख को बनी हुई है मार्केट में जो है, वो नहीं है। कुंडली कुछ ओरिजिनल और, है। कुंडली कुछ और होती है। कोई भी राजनेता अपनी कुंडली को मार्केट में कभी नहीं छोड़ता, तो वो कुंडली हमारे पास है। प्लस हमने फिर उसके बाद, अब राजद को लीड कौन कर रहे हैं? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव की कुंडली उठाई, राजद की एक कुंडली है वो उठाई। जब राष्ट्रीय जनता दल बना, जिसको लालू यादव ने बनाया, तो वो कौन सी तारीख को फॉर्म हुआ था, जानकारी गूगल और इंटरनेट से मिल ही जाती है। वो बनाया, लालू यादव की कुंडली बनाई, प्लस तेजस्वी की कुंडली बनाई जो कि गवर्न करती है उसको। इसके बाद आप आ जाइए व्यक्तिगत पार्टियां, जिनमें से जन स्वराज की पार्टी है, पीके जी की पार्टी है, प्रशांत किशोर जी की, उन्हीं से गवर्न करती है। तो प्रशांत किशोर की कुंडली बनाई कि जन स्वराज को क्या मिलेगा। फिर उसके बाद जितनी भी पार्टियां हैं, चिराग पासवान की पार्टियां, RLSP जो कि रामविलास उन्होंने बना रखी है, वो तो टूट गई है पार्टी। जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी जो गवर्न करती है, अब आजकल मल्लिकार्जुन खड़गे उसके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो गवर्न करती है सोनिया जी की कुंडली से, तो इसलिए हम उसको उसी तरह से लेके चलते हैं। लेकिन राहुल जी आजकल लीड कर रहे हैं, तो राहुल जी की भी कुंडली हम उसमें पकड़ते हैं। तो आप सोचिए, विश्लेषण कोई मामूली नहीं होता कि आपने कोई आंख बंद करके कोई लिख दिया कि भैया इतनी सीटें आएंगी, कहाँ कौन जीत रहा है। मेरे पास पूरे हिंदुस्तान का एक डाटा बैंक मैंने अपने उसमें बना रखा है। नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन, कौन हाँ, कहाँ बहुत कैसे। मेहनत का काम है। देखिए पॉलिटिकल, देखिए मेरा नाम जो कि बड़ा बहुत है, इसलिए मैं कुछ भी लिखूंगा तो लोग मेरे को पूरे विश्वास से देखते हैं। मैं आपको दिल्ली की 3 बड़ी भविष्यवाणियां बताता हूं जो मैंने ही की थी, किसी ने नहीं की। मनीष सिसोदिया किस तारीख को जेल से जाएंगे और किस तारीख को जेल से निकलेंगे, ये सिर्फ मैंने ही किया था, मेरे फेसबुक पे पड़ा है, इस दिल्ली शहर में खूब चला वो। इसके बाद आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल किस तारीख को जेल जाएंगे, किस तारीख को निकलेंगे, वो भी मेरा उस पर पड़ा है। इस बार के चुनाव में मैंने बहुत ब्लंटली लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल को कितनी सीटें मिलेंगी वो भी सब मेरे फेसबुक पे पड़ा है। फेसबुक पे आप लिख देंगे, उसमें आप कुछ करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बार जो छप गया सो छपा ही रहता है। इसके अलावा और भी कई बड़ी भविष्यवाणियाँ जो मैंने की हैं। कमलनाथ जी का तो मैंने आपको बताया ही। नहीं पंडित जी, जो आपने किया वो तो चलो इतिहास हो गया। अब हम बात करते हैं कि भविष्य की। आने वाले दिनों में जी। कोई जरा 3 भविष्यवाणी करिए भारत को लेके। सबसे पहली भविष्यवाणी तो मैं आपको अर्थव्यवस्था के रूप में करके बताता हूँ। पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमी की चीज़ बता देता हूँ और उसका लॉजिक के साथ बताऊँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ होने वाली 2028 में, वो होने वाला है शनि ट्रांजिट करेगा मेष राशि में, जनवरी 28 के आसपास करेगा। आप 3.5 साल में देख लीजिए पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो हो जाएंगी, पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था आपको स्लो मिलेगी। मैंने एक और भविष्यवाणी फेसबुक पे कर रखी है कि 2032 से 2035 के बीच में अमेरिकन डॉलर 50 से 52 रुपये के बीच में बिकेगा। आप देखिए उसकी हालत ख़राब, 1 साल पहले लिखा था मैंने, आज नहीं लिखा, आज की इकोनॉमिकली चीज़ को लेके नहीं लिखा। भारत पे आ जाइए कि भारत में क्या होने वाला है। देखिए 29 मार्च 2025 को भारत के ऊपर से चंद्रमा की 10 साल की महादशा ख़त्म हो गई। अब भारत के ऊपर महादशा काय की चलेगी? मंगल की, अगले 8 साल यानी 2032 तक, 7 साल। तो आप देखिए 2032 बहुत ख़राब है।
जब से मंगल आया ऑपरेशन सिंदूर हो गया, देश में आग ही आग लग रही है। आप देखिए इस साल जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, उत्तर क्षेत्र का जो इलाका है, उत्तर और उत्तर पूर्व, जिसको मंगल रिप्रेजेंट करता है, हालत देख लीजिए उत्तराखंड और हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की हालत देख लीजिए। उत्तर उत्तर पूर्व जिसको रिप्रेजेंट करता है उसको लगभग उसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। ये तो अभी शुरुआत है। अभी आप 2032 तक देखिए कि क्या होने वाला है। भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारत एक देश के रूप में सनातन काल से तो मौजूद था ही, लेकिन 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। कुंडली क्या बनी? वृषभ लग्न और कर्क राशि की। तो अब कर्क राशि में गुरु ट्रांजिट कर रहा है, तो गुरु ट्रांजिट कर रहा है जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था भी उतनी खराब नहीं है। वृषभ लग्न से उठा के देखिए तो गुरु कहाँ है? उच्च का होकर 3rd हाउस में पड़ा है। शनि कहाँ है? मीन राशि में एकादश भाव में पड़ा है। तो अभी अर्थव्यवस्था उतनी खराब नहीं हुई। अर्थव्यवस्था कब खराब होगी? जब शनि ट्रांजिट में जाएगा। कहाँ पर? 12वें भाव में। भाग्य और कर्म का स्वामी ग्रह ट्रांजिट करेगा 12वें भाव में। तब आप देखिए 2.5 साल पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ साथ भारत की इकोनॉमी देख लीजिए, कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा। मंगल चूंकि भारतवर्ष की कुंडली में 7म भाव और 12th भाव का कारक है। 7म भाव भारत की वैदेशिक नीति का भाव होता है। तो आप देखिए मंगल आया, ट्रांजिट करा 29 मार्च के बाद से, भारत की विदेश नीति को लेकर कितने सारे डेंट दिखाई देते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, ये प्लेनेट ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो केवल उस प्लेनेट को पढ़ के आपको बताया कि ये हो रहा है। भारत के अपने पड़ोसियों से सबसे ज़्यादा खराब संबंध रहेंगे। आप देख ली 29 मार्च के बाद ट्रांजिट कर रहा है मंगल, सबसे ज़्यादा खराब है। किससे अच्छे संबंध है? किसी से भी नहीं है। भूटान भी हमको आंखें दिखाता है कई बार। तो यदि आप उठा के देखोगे, अभी डिजिटल करेंसी को लेके उसने जो है कुछ ऐसी बात कही जो कि भूटान जिसका सारा काम इंडिया ही देखता है, उसको इस तरह के चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन बात वो भी कर रहा है। चीन का वो अपने यहाँ दफ्तर खोलने जा रहा है, जबकि उसकी विदेश नीति हम ही डिसाइड करते हैं। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मंगल के कारण ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन बाकी ग्रह भी तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से उसको बैलेंस करते होंगे। नहीं, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ, वही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। महादशा, कोई भी प्लेनेट की महादशा हमारे ऊपर जब चलती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसी का होता है। जैसे अभी मैं बीच में गुरु की बात कर रहा था, कर्क राशि की बात कर रहा था, तो हर देश, जैसे आपके ऊपर एक महादशा चल रही किसी भी प्लेनेट की, वैसे देशों के ऊपर भी महादशाएं चलती है। तो चंद्रमा की महादशा भारतवर्ष के ऊपर 2015 में प्रारंभ हुई थी, 2025 तक चली। तो आप देखिए इतना कुछ विनाशक स्थितियाँ नहीं हुई, ठीक है, छुटपुट चीज़ें हुई, लड़ाइयाँ नहीं हुई। इस तरह से लड़ाई नहीं हुई जिस तरह से लड़ाई पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम पाकिस्तान में अंदर तक घुसे, कई सालों के बाद घुसे। तो 2015 से 2025 के बीच में चंद्रमा भारत के ऊपर राशि स्वामी की महादशा थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब अगले 7 साल मंगल की महादशा है। मंगल का काम ही होता है दंगल कराना, यानी युद्ध करना, युद्ध को भड़काना। अच्छा, मंगल मैंने आपसे क्या कहा? 7म भाव का कारक है, 12th भाव का कारक है। 7म भाव हमारे पड़ोसियों और वैदेशिक संबंधों का भाव है। इससे पहले अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। मंगल आया, उसने दंगल करा दिया। दंगल किससे कराया? वृश्चिक राशि का जातक डोनाल्ड ट्रंप, वो भी, उसका भी स्वामी मंगल है। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, मंगल से ही निकला है। इस दुनिया में और ख़ास तौर से भारत में कई जो हमारे पॉलिटिशियन हैं जिनका स्वामी ग्रह ही मंगल है, मंगल ही उनको गवर्न कर रहा है। और आप देखिए उनका व्यवहार उस तरीके से आपको दिखाई भी देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप आप देखिए सिंह लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं। मेरे फेसबुक पेज पर उनकी भविष्यवाणी पढ़ी जो मैंने पहले टर्म को लेके 1 महीना पहले ही लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे, हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। मतलब तमाम पॉलिटिकल भविष्यवाणियाँ आप जो है करते हैं और उसमें जो है एक महारत हासिल है। अच्छा, तो ये एक वाकई हमारे दर्शकों के लिए खास बात है, और पंडित अरविंद तिवारी जी इसमें एक महारत रखते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल जो नहीं, कोई भी करा लीजिए भविष्यवाणी, तो कुछ भी हो सकता है भविष्यवाणी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई भविष्यवाणी की और गलत हो गई? हाँ, एक बार हुई थी। एक ही बार हुई? एक ही बार हुई। वो भी अरविंद केजरीवाल को लेके थी, आम आदमी पार्टी को लेके थी।
जब मेरे ख्याल से दूसरी बार इलेक्शन हो रहा था जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी और भाजपा को केवल 3 सीटें मिली थी, वो प्रेडिक्शन मेरा गलत था, मैं उसको मैं एक्सेप्ट करता सिर्फ एक ही गलत हुआ? एक ही गलत हुआ। और अब तक कितने प्रेडिक्शन आपने किए? हजारों प्रेडिक्शन किए होंगे। और आपको बताऊं, हिंदुस्तान में मैं इस बात के लिए मशहूर हूं कि भूकंप की सबसे सटीक भविष्यवाणी करता हूं। अच्छा, भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले यहाँ लोग हैं ही नहीं। नहीं, एक वो चेन्नई से भी हमारे पास एक दावा आया था कि वो नहीं, मैं तो दैनिक जागरण में कॉलम ही लिखा करता था। तो ये सुनामी के बारे में आपने किया था? खूब लिखा है। नहीं, लिखना अलग चीज़ हो गई। आपने भविष्यवाणी की थी 2026 दिसंबर 2004 को ये भूकंप आने जा रहा है। 2004 में नहीं, इसकी मैंने भविष्यवाणी करना शुरू की 2010 से, जब मेरे को मौका लगा। 2010, तो मतलब 2010 के बाद के भूकंपों की आपने की? मैंने इतनी सटीक भविष्यवाणी, जैसे काठमांडू वाले भूकंप की थी आपने? मैंने हर भविष्यवाणी करी हुई। आप चूंकि रिटर्न में है एक मतलब आप उसमें कैसे करते, मतलब डेट बता देते हैं कि यहाँ होगा, ऐसे होगा? मैं हमेशा लिखता था। देखिए क्या होता है कि भूकंप का कोई फिक्स तो होता नहीं है, लेकिन इस सप्ताह भूकंप यहाँ पर आने वाला है, भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास भूकंप आएगा, इतना भी लिखना। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पूरा इलाका ही जो है जोन 5 का है, मैं कह दूँ 7 दिन में हो जाएगा कोई। नहीं, तो हमेशा तो नहीं आता भूकंप दिल्ली में, कॉन्टिन्यूअस भूकंप के झटके रोज आते हैं भूकंप के 2.3, 2.4, 3.5। भूकंप जो है, मैंने ये भी लिखा है कि कितने उसका भूकंप आएगा, 5 का आएगा, 7 का आएगा। अच्छा, ये भी मैं लिखता हूँ। अच्छा, एग्जैक्ट लिख देते हैं? मैं लिखता हूँ कि कहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप की तीव्रता का केंद्र कौन सा होगा, ये लिखना बड़ा। अच्छा, कभी आपने लिखा कि हाँ यहाँ भूकंप आएगा और वहाँ लोग पैनिक में आ गए होंगे, आने जा रहा है भूकंप, ऐसा हुआ? नहीं, पैनिक में तो कोई नहीं है, बल्कि मेरे मतलब आपको भरोसा नहीं है उनका? ना, उन मित्रों ने कहा कि पंडित जी आपने लिखा, तो हम वहाँ से हट गए। भूकंप वाकई में आया। नहीं, तो कितने मित्र हट गए? मान लिया भूकंप आया आपका काठमांडू में, आपने लिख दिया जी, ठीक है, और काठमांडू से आपके 4 मित्र हट गए, बाकी लोग तो वहीं रहे, तो भरोसा भाई कहाँ है? जो पढ़ेगा। हाँ। भाई आप एक बात बताइए, मेरा जो अखबार था जिसकी जो रीच होगी, मैं दैनिक जागरण में लिखता हूँ, लिखता था मैंने। अब ये नहीं, दैनिक जागरण जो पढ़ते हैं वो अपने काठमांडू वाले रिश्तेदारों को भेज देंगे, तो उन्होंने भेजा होगा तो वो भी बचे होंगे। लेकिन वो भरोसा नहीं किया ना उन्होंने। नहीं, भरोसा नहीं किया वहाँ तो भगदड़ मच जानी चाहिए थी। वो तो उनके ऊपर। जब आप बड़ा भूकंप बता देते हैं और आपने दावा कर दिया कि ये होने जा रहा है, तो अब एक और भविष्यवाणी करते हैं, अभी क्या हाल फिलहाल में कोई बड़ा भूकंप आने जा रहा है, किस इलाके में आने जा रहा है? मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि अभी 16 तारीख आने वाली है। 16 तारीख, इसी नवंबर की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर से 7 दिनों के अंदर में उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में एक बड़ा भूकंप आने जा रहा है। बड़ा भूकंप मतलब क्या है उसकी मैग्नीट्यूड? उसकी मैंने, चूंकि आपने अभी तत्कालिक पूछा, मैंने कैलकुलेट तो किया नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैंने त्वरित आंसर दिया कि उसकी तीव्रता मुझे लगता है 5 के आसपास होना चाहिए। 5 वाला तो बड़ा आम है उस इलाके में। नहीं आम, अब आप उसको आम आम कह लीजिए। आप उस इलाके को मैं जानता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में 5, उत्तर और उत्तर पूर्व। हाँ, उत्तर और उत्तर पूर्व दोनों मिला लीजिए तो बड़ा आम है 5 का। आप इससे ऊपर बढ़िए ना, 7 नहीं के तो अब मैं कैसे बढ़ जाऊं भाई, जो आने वाला है मैं वही कहूंगा, आपके कहने से थोड़ी कह दूंगा। मैं बोल दूं तो सही हो जाएगा, उसमें क्या है? कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए। लेकिन आपने मेरे से पूछा तो मैंने त्वरित बता दिया। आपने 1 हफ्ते में पूछा तो मैंने इसीलिए मैंने बिल्कुल त्वरित गणना करके आपको बताया। उसमें ये नहीं कि कागज पेन लेने 5 का, तो अब कोई कहे 3 का इंटेंसिटी आएगा, तो मैं तो वही वाली भाई आप एक बात बताइए, भूकंप आना कोई मामूली बात तो है नहीं। कौन कह रहा है मामूली है? भाई धरती में जो सिस्मिक जोन जब आपस में टकराती हैं और एक सर्टेन प्लेनेटरी पोजीशन बनती, तभी होता है वो, ऐसे नहीं होता कि मेरे कह देने से रोज भूकंप आ रहा है। नहीं, ये इस बात को अगर आप कहते हैं कि भाई पूरी धरती पे ही होता होगा ना, तो इसका मतलब मैंने भारत का नाम लिया। मैंने ये नहीं कहा कि साहब डेनमार्क में भूकंप। नहीं, जो आप कह रहे हैं ठीक है, मैंने डेनमार्क अपना कैलकुलेशन है, मैंने वही आपसे कहा कि लेकिन ये साइंस नहीं मानती आपकी बात, ना माने। और दूसरी चीज़ है कि जब कोई चीज़ आप प्रेडिक्ट करते हैं तो प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि हाँ ये इतना मैग्नीट्यूड का होगा, यहाँ पे आएगा, फला लोकेशन होगी। भाई आपने मेरे से आज पूछा, अगली बार पॉडकास्ट में बिठा लीजिए, मैं 1 साल का भूकंप आपको निकाल के बता दूंगा कि कहाँ वो देखिए, हमारे दर्शकों के लिए पंडित अरविंद तिवारी जी बता रहे हैं कि भूकंपों की पूरी लिस्ट जो है वो बताएंगे, यही है ना? हाँ बिल्कुल बता देंगे। कहाँ पे आएगा ये भी बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। और
बिल्कुल, देखिए भूकंप में एक हफ्ते का पूरा टाइम हम लोग रखते हैं, क्योंकि भूकंप लेकिन में पंडित जी मैं चाह रहा हूँ कि जो आप बताएं वो ये छोटे छोटे वाले भूकंप मत बताइए, आप बताइए 7 के ऊपर वाले कौन कौन से आएंगे, मैं इस पर बता हम जो है फोकस जरूर करेंगे। जरूर जरूर हम करेंगे, इस पर प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत ढेर सारा धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए, और आप हमारे स्टूडियो बार बार आते रहें प्रोग्राम में, ये ऐसी जी जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं। तो हमारे दर्शक समझें, भारतीय ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो काल गणना के मामले में भारत का कोई सानी नहीं था। दुनिया भर में जो आप आज की तारीख में 7 दिनों का जो आप देखते हैं एक सप्ताह, ये भी भारत की देन है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि उज्जैन की जब हम बात करते हैं तो भारत में जो आज की तारीख में ग्रीनविच मीन टाइम लाइन आप बोलते हैं, जो जिसकी गणना जो है इंग्लैंड के पास से होती है, वो लाइन हम कह सकते हैं भारत की ही थी। मतलब उज्जैन से काल गणना की जाती थी, और आज भी पंचांग उज्जैन हो या दूसरी जगह है वहाँ से पंचांग जारी होता है, और उसमें स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि इस बार बारिश कितनी होगी, इस बार कौन सा नक्षत्र कहाँ पर होगा, ये सारी काल गणनाएँ होती हैं। और ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी को साफ साफ दिखाता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की जो फलित या हम कह सकते हैं उसका जो प्रोडिक्शन वाला पार्ट है वो भारतीय ज्योतिष या आम आदमी के लिए मतलब की होती है। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग सवाल खड़े करते हैं, और कई सवालों के जवाब भी भारतीय ज्योतिष देती है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।